चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, उसे भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज कंपोजिट स्लैब्स। देखिए बच्चों, इस टॉपिक पर या फिर सिंपली इस फॉर्मूले पर जेई मेन भी सवाल आ सकते हैं, और ऑफ कोर्स इसके टफ कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर अच्छा खासा आईआईटी एडवांस में सवाल एक बार आईआईटी ने पूछ रखा है। पुराने जमाने में जब पेपर सब्जेक्टिव आता था, अब भी वापस से पूछ सकते हैं। तो चलिए कहानी सुनिए। क्या कहानी है? कहानी इस तरह से है कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कुछ पैरेलल मीडियम्स हैं, इस तरह से कुछ पैरेलल मीडियम्स। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3 और ये मीडियम 4। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 और मीडियम 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N4। ये जितने भी बड़ा स्लैब्स है ना, ये सारे के सारे आपस में पैरेलल है, मतलब ज्योमेट्रिकली ऐसे, ये सारे के सारे ऐसे आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल ना होते तो मोर और लेस प्रिज्म जैसी कहानी होती जो पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे हुआ क्या कि ये आपका नॉर्मल, यहां पर कोई रे आई ऐसे, कोई रे आई ऐसे, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट से आई, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट से आई, रिफ्रैक्शन हुआ और मान लेते हैं कि रे जो है वो फिर थोड़ी सी डेविएट होगी, थोड़ी सी मुड़ गई, लेट से ऐसे। ठीक है, यहां पर आपके पास लेट से जो नॉर्मल है वो इस तरह से, एंगल्स में बाद में, एंगल्स में बाद। फिर उसके बाद रे का फिर से बड़ा रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ एंड लेट से रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है वो यूं चलेगी। ठीक, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, मैं यहां पर एक बार फिर से नॉर्मल रहा, ये दिखाते नॉर्मल, और लास्ट में फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन होने के बाद लेट से रे जो है वो फाइनली ऐसे निकला, फाइनली रे ऐसे निकला। ठीक है, एंगल्स देखना, एंगल्स, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैं इसको सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है I2। ठीक, अब थोड़ी सी ज्योमेट्री सुनना। अगर ये वाला एंगल I2 है तो बेटा ये वाला एंगल भी तो I2 होगा, आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं। ये वाली लाइन और ये वाला लाइन अगर पैरेलल है तो वी नो इट वेरी वेल कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक, नहीं बात समझ में आ रही, रिपीट कर सकता हूं इस बात को, देखो कैसे। अगर ये वाला एंगल I2 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल ऑफ कोर्स 90 माइनस I2 होगा। ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, नॉर्मल और सरफेस के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए। अगर ये वाला 90 माइनस I2 तो ऑब्वियस बात है कि ये आपका I2 है। अब फिर से रिफ्रैक्शन हुआ N2 से N3, अब ये I2 है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसको I3 बोल रहा हूं, इसको मैं I3 बोल रहा हूं। अगेन बड़ा कहानी मोर और लेस सेम ही है। ये वाला एंगल अगर I3 है, ये आपका 90 है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस I3 है। ये वाला 90 माइनस I3 है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल भी आपके पास I3 है। फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस बार मीडियम 3 से मीडियम 4 में हो रहा है, N3 से N4 में हो रहा है, और फिर से अगर हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि ये भी कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ये एंगल लेट्स से आपके पास I4 आएगा, ये आपके पास I4। अगर मुझे सवाल में I1 दिया हो तो मैं I4 निकाल सकता हूं। कैसे? स्नेल्स लॉ, ज्योमेट्री, स्नेल्स लॉ, ज्योमेट्री, स्नेल्स लॉ। I1 से I2 कैसे निकालूंगा? ऑफ कोर्स बाय स्नेल्स लॉ। ये I2 है तो ये भी I2 है, ये कैसे बोले हम? ज्योमेट्री से। I2 से I3 कैसे निकालूंगा? स्नेल्स लॉ। ये I3 तो ये भी I3, ये कैसे बोल रहे हो? ये ऑफ कोर्स ज्योमेट्री से बोल रहे हैं। और I3 से I4 निकाल दूंगा वापस से, कैसे? बाय स्नेल्स लॉ। तो अगर मुझे I1 पता है तो हम बड़े आराम से I4 निकाल सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन देखिएगा। सबसे पहले बेटा यहां से स्नेल्स लॉ इज वेरी इजी। N1 sin I1
इज इक्वल्स टू n2 sin i2। अब जब i2 पता है तो ये वाला i2 भी ऑब्वियसली वही है, तो फिर यहां से यहां स्नेच लगाओ, यहां से यहां स्नेच लो, मुझे कहता है कि n2 sin i2 इज इक्वल्स टू n3 sin i3। n2 sin i2 इज इक्वल्स टू n3 sin i3। और अगर ये वाला एंगल i3 तो ये वाला एंगल i3, और अगर ये वाला एंगल i3 तो मैं i4 बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? स्नेल्स लो, n3 sin i3 मस्ट बी इक्वल टू n4 sin i4, और आप कह सकते हो कि n3 sin i3 इज इक्वल्स टू n4 sin i। और यहां से मैं एक अच्छे से प्यारे से रिजल्ट पे आ गया हूं, जो रिजल्ट मेरे काफी काम का है, एंड दैट रिजल्ट इज लाइक दिस। मैं सीधा लिख सकता हूं कि दिस इक्वल्स टू दिस। मैं सीधा लिख सकता हूं कि n1 sin i1 इज इक्वल्स टू n4 sin i। अगर मुझे i1 पता है तो मैं बड़े आराम से i4 बता सकता हूं। अगर मुझे n1 पता है, n4 पता है, i1 पता है, तो मैं सीधा i4 बता सकता हूं, भले ही मुझे बीच वाले n2 और n3 की वैल्यू ना पता हो। हम सीधा यहां से यहां लगा सकते हैं अगर इस तरह के स्लैब्स इस तरह से पैरेलल हैं तो। हाँ, ये भी जरूरी है कि बड़ा बीच में कभी TIR नहीं होना चाहिए। ऐसा ना बड़ा बीच में TIR हो गया और रे यहां पर पहुंचे नहीं। ये सारी कैलकुलेशन मैंने मानते हुए की है कि रे यहां से चलते चलते यहां पहुंची, बीच में कहीं पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं हुआ, ऐसा मैंने माना है। ठीक है, तो अगर TIR नहीं हुआ तो हम सीधा बोल सकते हैं कि n1 sin i1 इज इक्वल टू n4 sin i4। हम सीधा बोल सकते हैं n2 और n3 की वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है। वैल्यूज ऑफ n2 n3 नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि मेरा इस पूरे के पूरे मामले में एक अजम्पशन है। वो क्या अजम्पशन है कि बेटा बीच में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, TIR नहीं हुआ, TIR। ठीक, तो चलिए इस बात में आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं। चलिए, अच्छा सा सवाल है, सुनिए। कहानी बेटा ऐसी, ये पैरेलल स्लैब्स है इस तरह से। ये गिवन है कि बेटा सारे जो स्लैब्स हैं इस तरह से पैरेलल। यहां पर कोई रे आई, यहां पर कोई रे आई, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका 45 डिग्री, ये आपका बड़ा 45 डिग्री है, और यहां का ये एयर है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास 1 है। यहां पर कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता नहीं है, यहां पर ये तीसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता नहीं है, ये चौथा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है कि √2 है। अब ये जो रे है, ये जो रे है, ये बार बार बड़ा क्या करती है कि पहले यहां से यहां थी, ठीक है, फिर वापस से रिफ्लेक्शन हुआ तो इस बार बड़ा रे जो है वो यहां से, सॉरी, इस बार जो रे है वो यहां से यहां ऐसे है, और फाइनली ये जो रे है ये ऐसे ऐसे, और मुझे ये वाला एंगल निकालना है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। सिंपल सवाल है, फाइंड आई, और सवाल बड़ा एक गिवन है कि ये आपस में पैरेलल है। तो जब मैंने आपको सारी चीज सिखा दी तो आपको बड़ा कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि सर n2 और n3 की भले मुझे वैल्यू पता ना हो, मैं सीधा बोल सकता हूं कि n1 sin i1 इज इक्वल टू n4 sin i4, भले ही n2 और n3 की वैल्यूज कुछ भी हो। हाँ, बीच में TIR नहीं होना चाहिए, वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि TIR बीच में नहीं है, तभी तो सवाल पूछा होगा, वरना बड़ा यहां पर रिपोर्ट के लिए है कि आप सीधा कह सकते हो कि n1 into sin i1 is equals to n4 sin i, और यहां से मेरे पास sin i4 की मेरे पास वैल्यू आ गई, sin 45 is 1/√2, बड़ा √2 और नीचे आ गया, दैट कम्स आउट टू बी हाफ। मेरे पास i4 की वैल्यू आ गई, बड़ा कितनी वैल्यू आ गई है, 30, i4 जो आ गई कितना है, 30 डिग्री।
मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, छोटी सी प्यारी सी बात और है, तो वो मैं आपको और बोलना चाहूंगा। सुनिए, अगर ये इतनी सारी स्लैब्स ना होती तो ये वाला रे है, ये यूं चलते 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 ऐसे, ये रे यूं निकल जाती। अगर किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन ना होता, ये सारी स्लैब्स ना होती, सिर्फ और सिर्फ एयर होती, तो ये रे यूं निकल जाती। एंड वी कैन इजीली से दैट कि बाय ज्योमेट्री ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45, तो ऑफ कोर्स दिस एंगल आल्सो कम्स आउट एट 45। ये तो सोचने वाला कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइड में करके दिखाऊं। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन यूं आ रही, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल 45, तो बड़ा ये वाला एंगल भी तो 45, और अगर ये वाला एंगल 45 तो बड़ा ये वाला एंगल भी तो 45। अगर कुछ भी ना होता ना बच्चे, तो आपकी रे जो है वो यूं जाती ऐसे। लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन हुए हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, इन सारे के सारे रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे है वो इस सरफेस के साथ यूं ना जाकर इस सरफेस के साथ ऐसे जा रही है। कितने एंगल पे? 30। तो कुल मिलाकर दो फर्क पड़े, एक तो ये कि हमारा एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो y है, ठीक है। एक फर्क और पड़ा है, बड़ा क्या? डेविएशन। डेविएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डेविएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि अगर किसी भी प्रकार का रिफ्रैक्शन ना होता तो इस सरफेस के साथ 45 डिग्री पे जाते, और रिफ्रैक्शन 1, 2, 3 हुए, उनके बाद कुल मिलाकर रे जो है वो 45 पर ना जाकर 30 पे जा रही है। क्या कहानी? वापस से बोलना, कुछ भी ना होता तो रे जो है वो यूं जाती ऐसे। ये वाला एंगल बड़ा कितना है? 45, और ये जो रिफ्रैक्शन हुए हैं इसके कारण रे जो है वो गई है ऐसे, और ये वाला एंगल कितना है? 30। तो कुल मिलाकर डेविएशन आ गया है। ये कितना डेविएशन आ गया? आप सीधा बोल सकते हो कि सर डेविएशन मेरे पास आ गया 15 डिग्री। वो भी कौन से डायरेक्शन में? ऐसे यूं जाती हुई रे को, यूं जाती हुई रे को आपने इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया। कितना घुमा दिया? 15 डिग्री घुमा दिया। कितना घुमा दिया? इस तरफ घुमा दिया। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज। तो 15 डिग्री क्लॉकवाइज आप बड़े आराम से कह सकते हो कि नेट डेविएशन है। भले ही आपको बीच वाले दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना पता हो, लेकिन आपने I4 भी निकाल दिया और इवन नेट डेविएशन भी बड़े आराम से आपने निकाल। ठीक, तो इस तरह का सवाल तो ये तो जेईई मेन टाइप का सवाल हुआ। हम इससे टफ सवाल भी कर सकते हैं, ऐसा सवाल भी कर सकते हैं जो IIT एडवांस ने पहले पूछ रखा है, और हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर इस तरह का सवाल IIT एडवांस के अंदर वापस से आप कभी न कभी देखो, खास तौर से किसी कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में या मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। सवाल अच्छा, मैं पहले बोल दूं, सवाल बड़ा आसान नहीं है। आप सिर्फ सुने समझें। इस तरह का जो सवाल होगा वो आपकी बड़ा शीट में, टीवी में बार बार अलग अलग जगह में डाल रखे हैं। इवन आपको जो रिवीजन पैकेज आएगा उसके अंदर भी ये वाला सवाल में डाल रखा है एडवांस। ये वाला सवाल नहीं, इस तरह का सवाल, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है, हमने डाल रखा, चिंता मत करना। ठीक है, सुनो, कहानी बेटा ऐसे है कि यहां तो एयर है, यहां पर भी एयर है, यहां भी एयर है। ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर एयर नहीं, यहां पर एक हेट्रोजीनियस मीडियम है। हेट्रोजीनियस मतलब जो होमोजीनियस नहीं है, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी कर रही है। और ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मैं इस पेज पर तो सिर्फ और सिर्फ सवाल ही समझा पाऊंगा। ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और कैसा मीडियम है, मैं फिर से इस शब्द को यूज करूं, हेटेरोजीनियस मींस बड़ा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम नहीं है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का वो y कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है। मतलब अलग अलग y कोऑर्डिनेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ये आपका x है, ये आपका y है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है √1 प्लस y की पावर 3। बड़ा तो क्या, जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार बड़ा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम नहीं है। यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को सारी की सारी बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या मेरे बच्चे कि मैंने ना यहां ओरिजिन पे ना कोई लाइट ऐसे फेंक दी, सॉरी,
मैंने कोई लाइन है ना ओरिजिन के ऐसे जस्ट ग्रेज करते हुए कि ये वाला प्रैक्टिकली बेटा ये वाला एंगल है 90 के आसपास, ये वाला एंगल आप उसको रफली 90 डिग्री मान सकते हैं। हालांकि बेटा एग्जैक्टली 90 नहीं होगा, 89.999 पे कुछ ये भी हमने भेज दी इस तरह से एयर से। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये ग्रेजिंग शब्द आप पहले भी सुन चुके हो बेटा। जो भी बच्चे ना टफ सवालों से घबराते हो वही वाला सवाल छोड़ सकते हो, पहले बोल दो। मैंने जो पहले सवाल रखा है वो जेईई के लिए एनफ है। ये सारे के सारे सवाल जो है ये बेटा ओलंपियाड और एडवांस्ड के लायक ही सवाल है ये वाला, ठीक है। ये जेईई के लायक सवाल नहीं है, ठीक। अगले 4 जन्म तक भी जेईई में इस तरह का सवाल नहीं पूछे, ठीक। ये रे ऐसे एंटर कर गई, यहां पर जब ये रे एंटर कर गई तो एंटर करने के बाद जो रे है वो इस मीडियम में आई और ऐसे 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 मूव करने लगी किसी कर्व के अलोंग, स्ट्रेट लाइन पे नहीं बल्कि किसी कर्व के अलोंग ऐसे जा रही है। आपको इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, आपको इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑन विच रे विल move in the medium, मीडियम के अंदर जो रे है वो जिस कर्व पर मूव करेगी उस कर्व की इक्वेशन आपको निकालनी, बिल्कुल निकालेंगे। सवाल टफ है, ये हमने सबसे पहले इस बात को मान लिया था। सुनिएगा पहले, देखो आराम सुनो, जल्दबाजी है। अगर मैं यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे अगर दो लाइन खींच तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं बेटा? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो इस तरह से लगातार वेरी किए जा रही है। एक मिनट, मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची, यहां हर जगह वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है, वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, एक लाइन और बनाता हूं। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई एक्स एक्सिस। अब सुनना, इसके हर पॉइंट पर यहां पर हर जगह वाई कोऑर्डिनेट सेम है। और अगर हर जगह वाई कोऑर्डिनेट सेम है इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। और इसके हर पॉइंट पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो मैं इसे पैरेलल स्लैब मान सकता हूं। बेटा क्या मान सकता हूं? पैरेलल स्लैब। सर पैरेलल स्लैब ऐसी क्यों नहीं मानी आपने? बेटा अगर मैं ऐसे अगर पैरेलल स्लैब मानता तो उसके हर पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग होता और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होती। मैंने ऐसी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जानबूझ के इसलिए ली क्योंकि मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब इसके हर पॉइंट पर आपका वाई सेम है। वाई सेम है तो ऑफ कोर्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो हर जगह सेम है। अब मेरा प्लान सुनना, मेरे पास बहुत ही डिसेंट सा प्यारा सा प्लान है जिससे आप मेरे ख्याल से एग्री कर सकते। मेरा प्लान ये है कि मैं ना यहां पर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पैरेलल स्लैब्स मान रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे। और यहां पर इस पहले वाली पैरेलल स्लैब पर मुझे आई पता है और आखिरी वाली पैरेलल स्लैब पर मुझे आई निकालना है। लेट्स से तो मुझे ना बार बार स्नेचो लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहां से यहां स्नेचो लगा सकता हूं क्योंकि बीच में जितने भी स्लैब्स होंगी वो इसके जस्ट पैरेलल स्लैब्स होंगी। कंपोजिट स्लैब वाला हम डायरेक्ट बड़े आराम से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो मेरे साथ ये प्लान है कि ये वाली जो लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इस रे ने जो एंगल बनाया है बड़ा, लेट्स दिस एंगल इज आई। ये एंगल आई निकालने के लिए हमें ऐसा नहीं कि इनफाइनाइटली टाइम्स बड़ा पहले यहां से यहां स्लैंस लो, फिर यहां से यहां, 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 फिर यहां से, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर खूब सारी इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्लैब्स मान सकते हैं और हम जितनी पैरेलल स्लैब्स मानेंगे उनके अंदर हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि सीधा यहां से हमारा स्लैंस लग सकता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो सर वो आ जाएगा उससे हमारा सवाल बन जाएगा? बड़ा बिल्कुल बन जाएगा। पहले यहां से यहां जरा स्लैंस लगाओ तो सही। मैं कह सकता हूं
यहां पर तो एयर है, तो 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल्स टू यहां पर n, बेटा यहां पर n, बेटा इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट एक बार के लिए x, y लिख रहा हूं, यहां का n, यहां से y डिस्टेंस ऊपर n, सवाल मुझे दे रखा है कितना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y की पावर 3/2 यहां का n इंटू साइन i। मेरे पास साइन i की वैल्यू आ गई है बड़े प्यार से, बड़ा साइन 90 तो 1 ही होता है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y की पावर 3/2। सर इससे क्या करोगे, इससे ज्योमेट्री लगाओगे, सुनना अच्छे। अगर मैं इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट खींच, ऐसे में टेंजेंट खींच, तो मैं बड़े आराम से बात बोल सकता हूं कि अगर ये वाला एंगल आई तो ये वाला एंगल आपके पास 90, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस, ये जो टेंजेंट है ये इस कर्व पर इस पॉइंट पर है, दिस लाइन इज बेसिकली द टेंजेंट। और इतनी मैथमेटिक्स बड़ा हम लोगों को आती है कि स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, आई होप यू रिमेंबर, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट tan of 90 minus i, this is the slope of tangent, it is always equal to क्या बेटा, dy by dx, ये हमेशा dy by dx के बराबर, इससे हमारा शायद सारा काम बन जाएगा। चलो अगले पेज पे कैलकुलेशन करते हैं। हम कह सकते हैं, मैं बेटा वापस एक बार डायग्राम ला लूं, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह अलग अलग, रे यहां पर जस्ट एंटर की है और ये वाला जो एंगल है ये रफली बेटा आपका कितना है 90। रे एंटर करने के बाद यू आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग y के लिए अलग अलग था, तो मैंने जानबूझ के ऐसे पैरेलल स्लैब मानी, इस पैरेलल स्लैब पर मैंने एक ऐसा नॉर्मल खींचा, मैंने ऐसे कहा कि यहाँ पर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पैरेलल स्लैब्स होंगी बेटा, यहां पर मुझे इस आई से ये वाला आई, ये वाला आई, ये वाला आई लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं कंपोजिट स्लैब वाला कॉन्सेप्ट लगाकर बोल सकता हूं कि ये वाला आई पता हो तो ये वाला आई मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। और इससे मैंने इस कर्व पर टेंजेंट खींचा, टेंजेंट खींचते ही ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास आ गया 90 माइनस आई, और हम जानते हैं कि tan थीटा या फिर tan ऑफ 90 माइनस आई शुड बी इक्वल टू क्या, dy by dx। बेटा tan 90 minus i is also known as cot i, and cot i should be equal to dy by dx। सर cot i कैसे निकालूंगा? अरे भाई जब आपको sin i पता है तो आप cot i निकाल सकते हो। देखो sin i क्या है, ये है आपका sin i, जिसमें छोटा सा ट्रायंगल बनाओ, ये लेना लीजिए आप एंगल है i, मुझे बोल रखा है कि sin i की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y की पावर 3। साइन i, ये अगर i है, साइन i होता है परपेंडिकुलर, मैंने 1 को तो कर दिया परपेंडिकुलर, और इससे मैंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 1 प्लस बड़ा y की पावर 3। इतना तो बड़ा हम लोगों को आता ही है, इतना फंडा तो हम लोगों को आता ही है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। मैं बोल सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस जो भी आपका बेस है उसका स्क्वायर शुड बी इसका स्क्वायर, 1 प्लस y की पावर 3। मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई है y की पावर 3, बड़ा ये मेरे पास आ गया y की पावर 3, और यहां से मैं cot i लिख सकता हूं। बेटा cot i क्या होता है, tan i होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot i होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हैं कि tan इज y की पावर 3। बन गया अपना काम, छोटा सा काम हमारे लिए, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं y की पावर -3/4 इंटू dy इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट ये सारे के सारे कर्व के अंदर हम जानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है जहां पर x भी 0 है और y भी 0 है। जो आपका x 0 था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका y भी 0 था। किसी x पर y की वैल्यू लेट से y, छोटा सा इंटीग्रेशन है, और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, और ये जो x एज ए फंक्शन ऑफ y है यही तो हमारा, अरे बेटा यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा बेटा क्या बोलते हैं उसको,
यही तो हमारा इक्वेशन ऑफ द कर्व है, y एज अ फंक्शन ऑफ x या फिर x एज अ फंक्शन ऑफ y, यही तो हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व होती है। y की पावर -3/4 का इंटीग्रेशन होगा y की पावर 1/4, बड़ा इंटीग्रेशन याद है ना, -3/4 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 1/4 डिवाइड बाय 1/4, कहां से कहां तक, 0 से y तक, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, बड़ा कहां से कहां तक, 0 से x, ये 1/4 का बड़ा 4 ऊपर जाएगा और मेरे पास आएगा 4 टाइम्स y की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू x, और मैं ऐसे ले सकता हूँ y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 अपन बड़ा 4 की पावर 4, बड़ा 4 की पावर 4 कितना होगा, 16 की पावर 2, 16 की पावर is 256। ये जिस कर्व पर आपकी रे जाएगी उस कर्व की इक्वेशन आ गई है, जिस कर्व पर आपकी रे जा रही है उसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y is equals to x raised to power 4 upon 256। ये कोई रिजल्ट थोड़ी याद कर लोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि कैसे हमने कंपोजिट स्लैब का जो कॉन्सेप्ट था, और फाइनली हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन आ गई y is equals to x raised to power 4 upon 256। अच्छा सवाल है बेटा, इस तरह का सवाल आप बड़े आराम से बार बार आपके पास आएगा, आप उसे कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम एक सवाल और कर लेते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं भी फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ, आपकी प्रैक्टिस जो है कि हाँ यार सर इतना टफ सवाल हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो एक बड़ा थोड़ा सा रिपीटेशन ही है, सुनिएगा। आपके पास सिचुएशन ऐसी बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ आपके पास एयर है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी मेरे बच्चे एयर है। ये जो मीडियम है ये आपका हेट्रोजीनियस मीडियम है, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाई कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, अलग अलग वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसी किसी सवाल के अंदर आप देखोगे कि बेटा अपने रिवीजन पैकेज में या फिर आगे जाकर तुम देखोगे कि कभी कभी सवाल ऐसा भी आएगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वेरी करेगी, तो आपको सिर्फ इतना चेंज करना है कि जो आपने लाइन ऐसे बनाई थी वो लाइन आप ऐसे बनाओगे, सोचना हो जाएगा, वो भी सब हो जाएगा। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रही है 1 + y का रूट, y मतलब बेटा ऑफ कोर्स y कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ऐसा सवाल के अंदर गिवन है। अब हुआ क्या मेरे बच्चे कि कोई रे एंटर की और इस ओरिजिन पे टकराई, ओरिजिन पर टकराई ऐसे ग्रेज करते हुए, बिल्कुल टच करते हुए, ग्रेज करते हुए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये रफली बेटा आपका 90 डिग्री है। और यहां पर आने के बाद क्या हुआ, अंदर एंटर करने के बाद क्या हुआ कि ये जो रे है ये यूं चलते 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 किसी पाथ के अलोंग चली गई, किसी कर्व पाथ के अलोंग। फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, हमें इस कर्व की इक्वेशन निकालनी, बिल्कुल निकालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ऐसे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। ये लाइन हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ही क्यों खींची, ये तो आप समझ ही होंगे बेटा, क्योंकि हम ऐसी लाइन खींचना चाह रहे थे जिसके हर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। ये जो लाइन है इसके हर पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो ऑफ कोर्स इसके हर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो मैं इसे अपने आप में एक पैरेलल स्लैब मान सकता हूँ। और यहाँ पर अगर आई मुझे पता हो तो मैं बड़े आराम से, ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया, मैं यहाँ पर ये वाला आई भी बड़े आराम से बता सकता हूँ कि रे यू एंटर कर रही है ऐसे यहाँ पर, और ये वाला आई मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। सॉरी ये आई नहीं है, ठीक है, मैं ये वाला आई बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लैब्स ले सकते हैं और हम इससे इसका आई, इसका आई, इसका आई, इसका आई, इसका आई, ये वाला आई धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी यहाँ से तक कंपोजिट स्लैब का कॉन्सेप्ट लगाकर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। अगर मुझे ये आई निकालना है तो यहाँ से तक सीधा स्नेल्स लो, 1 × sin 90 शुड बी इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स में बोल रहा हूँ x, y, तो इसका मतलब ये यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर है,
यहां से y डिस्टेंस ऊपर, सवाल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है ये अंडर रूट ऑफ 1 + y इंटू ऑफ कोर्स साइन आई। हमारे पास साइन आई की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + y। फिजिक्स तो जितनी लगनी थी ना वो लग गई, अब बची है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये कहती है कि इस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट खींचा है इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। और अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला 90 है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस आई है। टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज tan ऑफ, अगर ये वाला एंगल थीटा है दैट इज tan ऑफ थीटा, या फिर tan ऑफ 90 माइनस आई। दिस इज ऑल्सो नोन एज, बेटा क्या बोलते हैं इसको, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना हो गया, cot i, एंड वी नो इट वेरी वेल कि स्लोप कैन ऑलवेज बी रिटन एज dy by dx। ये तो बेटा स्लोप की बेसिक डेफिनेशन है। सर मुझे साइन आई पता है, cot i कैसे निकालूंगा, ये तो बेटा हमें निकालना आता है। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो हमको आती है कि साइन आई लिखा हो तो हम उससे cot i निकाल लें। कैसे, सुनना, एक ट्राइंगल बना लो ऐसे, जिसमें ये वाला एंगल आई, साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो कर दूंगा परपेंडिकुलर और इसको मैं कर दूंगा हाइपोटेन्यूज। मैं जानता हूं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो गया है y की पावर हाफ। सोच लो बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, ठीक है। मैं यहां से cot i लिख सकता हूं, cot i इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मेरे पास आ गया y की पावर हाफ अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx। बड़ा ये उधर गया तो मेरे पास आ गया y की पावर माइनस हाफ dy इज इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ये सारा का सारा कर्व जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 0,0 से। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो मेरे बच्चे y की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू x हुई तो y की वैल्यू y हो गई। y की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर हाफ अपॉन हाफ, दैट इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, ये 0 से x, ये 0 से y, और सॉल्व करते ही मेरे पास आ गया 2 टाइम्स y की पावर हाफ, बड़ा 0 रखेगा तो 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चों, मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब हमारा जो रे है वो इस तरह से पैराबोला के ऊपर जाएगी। इस पैराबोला की इक्वेशन मेरे पास आ गई है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा आंसर है। सवाल में मेरे पास सिखाने के लिए कोई नई बात थी नहीं, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सिर्फ वाकई प्रैक्टिस के लिए सवाल था और सारे के सारे बच्चों ने ये वाला सवाल सही किया भी होगा। कुछ बच्चे हो सकता है कि ये सोचें कि सर आपने जिस दिन ज्योमेट्री ऑप्टिक्स सबसे पहली बार पढ़ाया था ना, तो आपने कहा था कि आपने लिखाया भी था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव करेगी। सर यहाँ पर तो कर्व के अलॉन्ग मूव कर रही है। सर या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो। अरे बेटा तुम तो जानते ही हो कि मैं झूठ तो नहीं बोलता, है ना। मैंने उस टाइम पूरा जो स्टेटमेंट बोला था ना वो ऐसे बोला था कि द रे विल मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मतलब जहाँ पर हर चीज़ एक जैसे सी है, अनटिल एंड अनलेस इट एनकाउंटर्स ए हिंड्रेंस। जब तक रास्ते में कोई रुकावट न है तब तक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलती जाएगी। अगर आपका मीडियम होमोजीनियस है तो ये मीडियम होमोजीनियस है क्या, तो ना सर होमोजीनियस में तो हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती। तो मैंने उस दिन भी सही बोला था और आज भी हमने सारे कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट की है। ना तो हमसे तब गलती हुई थी लिखते वक्त, ना हमसे आज गलती हुई है। आई होप आपको ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा, ठीक है। ऐसे सवाल थोड़ा करने पड़ेंगे। एडवांस वाला तो सब कुछ ही पूछ लेते हैं यार, एडवांस जैसे ना एडवांस वाले तो सब कुछ ही पूछ लेते हैं, एडवांस वाले तो कुछ नहीं छोड़ते। जैसे ना तुम में से कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि ना सर जेई मेन तो है ना सर बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते, बिट सेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते, फिर हम इतना सारा क्यों पढ़ते हैं। भाई इतना सारा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो एडवांस है। हमारा मेन टारगेट तो अगर एडवांस है तो सब कुछ आना चाहिए। मेन में तो चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड, जिसकी फॉर्मूले पर अच्छी खासी पकड़ हो, एक्सरसाइज 1 लगा रखी हो, वो बच्चा बड़ा आराम से कर लेता है, बड़े आराम से फोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको।
लेकिन एडवांस को तो फोड़ने के लिए इस तरह के सवाल करना, चीज़ों को डेप्थ में जानना, हर बात को बारीकी से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मेंस का पेपर खत्म होता है ना, उसके बाद है ना, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि है ना यार, कितना ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने बच्चों को। अगर मैं कम पढ़ाता तब भी काम चल जाता। अगर मैं कम पढ़ाता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखाता और सिर्फ फॉर्मूला पर प्रैक्टिस कराता, तब भी काम चल जाता। मैं हमेशा सोचता हूँ। मेंस का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है उसके अगले दिन तो ये सोचता रहता हूँ। लेकिन जिस दिन IIT एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, उस दिन अचानक से बच्चों को और उनके मास्टरों को उनके औकात का आइडिया लग जाता है। जिस दिन एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके अगले दिन मैं सोचता हूँ कि हाय राम, थोड़ा सा और पढ़ा दिया होता, काश इस बात को ऐसे बता दिया होता, काश ये एक सवाल एक्स्ट्रा और करा दिया होता, काश ये वाली बात मैंने ढंग से लिखा दी होती, काश मैंने ये कर दिया होता, काश मैंने वो कर दिया होता। देखा तुमने, जस्ट बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे JEE मेन का पेपर होता है, हर टीचर को ऐसा लगता है कि सब कुछ तो मेरे नोट्स में से आया है। अरे भाई, फॉर्मुला बेस्ड सवाल पूछते हैं, आपके नोट्स में से आएगा और कहाँ से आएगा? F = ma तो होता है, सब लोग F = ma तो लिखेंगे, ma² थोड़ी लिख देंगे, है कि नहीं? लेकिन असली बच्चे का और असली उसके मास्टर की औकात का आइडिया कब लगता है? जब बच्चा एग्जाम देने आता है एडवांस का। वहाँ पर जब IIT वाले पेपर बनाते हैं तो वो एग्जैक्टली है ना, बच्चे को और उसके मास्टर की दोनों के औकात को बता देते हैं। तो मुझे इस बात का पूरा आइडिया है कि जैसे एडवांस का एग्जाम होता है, मैं तो अगले दिन सोचता रहता हूँ कि और है ना, अगर थोड़ा सा टाइम और बेटर तरीके से यूज़ किया होता तो काश मैंने थोड़ा सा और पढ़ा दिया होता, थोड़ा सा काश मैंने इस बात को इस तरह से बता दिया होता, काश मैंने एक छोटा सा बढ़िया सा अच्छा सा एग्जाम्पल और ले लिया होता, काश 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 काश। ये काश 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 बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो JEE मेन के बाद तो सारे टीचर ही बोलते हैं कि देखो मेरे पढ़ाए हुए से ये आया, देखो मेरे पढ़ाए हुए से ये आया। IIT एडवांस का एग्ज़ाम जिस दिन खत्म होता है ना, उसके बाद कोई टीचर कुछ नहीं बोलता, सब बिल्कुल शांत शांत बैठे होते हैं कि हाँ ठीक है, जितना पढ़ाया उससे मेरे बच्चों का अगर IQ डेवलप हुआ है, एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है, एनालिटिकल स्किल्स अगर डेवलप हुई है, सिचुएशन को सोचने समझने की क्षमता डेवलप हुई है, तो बच्चा अपने आप ही कर लेगा। एग्जैक्टली यही कहानी होती है। तो अगेन है ना, सारी की सारी पढ़ाई जो हम टफ वर्क बड़ा कराते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग बढ़ाने के लिए करते हैं कि आप IIT एडवांस के अंदर अच्छा खासा फोड़ सको। और इसलिए मैं हर सवाल से पहले बोल देता हूँ कि बेटा ये तो IIT एडवांस या फिर ओलंपियाड टाइप का सवाल है, अगर कोई सवाल होता है तो, अदरवाइज तो ठीक है बेटा, मोस्टली चीज़ें तो JEE मेन टाइप की होती है। सो आई होप यू वोंट माइंड दैट, है ना। आगे चलें। नेक्स्ट इज अगला बड़ा टॉपिक बेटा, दैट इज थिन लेंस। नेक्स्ट इज थिन लेंस, पतला लेंस। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ पतला सा लेंस। अगर लेंस मोटा हुआ तब भी सवाल हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में तो सवाल पूछ भी सकते हैं, लेकिन हम जो थ्योरी डेवलप करते हैं, जो सवाल हम करते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ थिन लेंस के ही कर रहे हैं। तो चलिए सुनिए बेटा सारी की सारी कहानी। लेंस है क्या, सुनना बेटा, सुनिए बेटा। ये सरफेस स्फेरिकल है, ये सरफेस स्फेरिकल है। इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के बीच में ये एक मीडियम है। इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के बीच में बाउंडेड, इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के बीच में बंधा हुआ ये एक मीडियम है। कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो बेटा रे एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएगी। ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस होना बहुत जरूरी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह बेटा एक जैसा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम, बेटा ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम किन के बीच में बंधा हुआ है? स्फेरिकल सरफेसेस के बीच में। इनमें से एक सरफेस स्फेरिकल होना मस्ट है, दूसरे वाले सरफेस स्फेरिकल भी हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है, मतलब प्लेनार भी हो सकती है। तो एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम जो किन के बीच में बाउंडेड है? एक स्फेरिकल सरफेस के, और दूसरी सरफेस प्लेनार भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। दिस सिस्टम इज नोन एज लेंस। और अगर ये पतला हुआ, अगर इसकी थिकनेस कम हुई, अगर इसकी थिकनेस टेंडिंग टुवर्ड 0 हुई, तो हम स्पेसिफिकली नाम यूज कर लेंगे थिन लेंस। सिंपल। तो बेटा मैं लेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन दे रहा हूं, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। एक ट्रांसपेरेंट, homogeneous, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, और रिफ्रैक्टिंग मीडियम दो फ्लैट सरफेस के बीच में बाउंडेड नहीं होना चाहिए, वरना तो प्रिज्म हो जाएगा।
दो ऐसी फ्लैट सरफेस के बीच में बाउंडेड नहीं होना चाहिए, वरना तो बड़ा पैरेलल स्लैब हो जाएगी। किन के बीच में बाउंडेड होना चाहिए? एक सरफेस का बड़ा स्फेरिकल होना जरूरी है, दूसरी फ्लैट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। क्या लिखूं क्या लिखूं? ए ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड between two surfaces in which one of the surface is spherical and another one can be spherical or प्लेनार। बड़ा प्लेनार बोल दो, बड़ा फ्लैट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ए ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू surfaces in which one of the surface is spherical and another one can be spherical or planar is known as lens। हम जितने भी फॉर्मूले, जितने भी थ्योरी अब डेवलप करने वाले हैं, सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे फॉर्मूले हम सिर्फ थिन लेंस के ही डेवलप करने वाले हैं। तो हमारी जो आगे जो थ्योरी है, वी आर अज्यूमिंग, इसका ये अर्थ बेटा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका ये लेंस मोटा हो तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। हम सब तब भी सवाल कर सकते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है, वो आपको थ्योरी देखते आइडिया लग जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूले बेटा सिर्फ और सिर्फ थिन लेंस के ही निकाल रहे हैं और सिर्फ उसी की पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर अज्यूमिंग दैट लेंस इज थिन। इस अजम्पशन पर हम सारी थ्योरी, सारे के सारे फॉर्मूले हमारे बेस्ड होंगे। आई होप इट्स ओके। ये बेटा हमारे लेंस की या थिन लेंस की मेरे पास एक बेसिक से डेफिनेशन है। सारी की सारी कहानी बेटा हम इस पर बड़े आराम से डेवलप कर लेंगे, हमें किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात सुनिएगा बेटा, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। मान लीजिए बेटा कि ये सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, ये सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, इसके बीच में कोई होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, इसके लेफ्ट में मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, और इधर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n3। और इसकी जो थिकनेस है, मैं पहले बोल दूं बेटा, भले मैंने डायग्राम में काफ़ी मोटा दिखा रखा हो, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत बहुत छोटी है। ये जो लेफ्ट वाली सरफेस है, मैंने इसको सरफेस 1 बोला है, जो राइट वाली सरफेस है, मैंने बेटा इसको सरफेस 2 बोला है। मान लीजिए कि बेटा यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हो कि सर आपने थिन लेंस तो पढ़ाया नहीं, मैं कैसे बता दूँ कहाँ पर इमेज बनेगी? बेटा मैंने भले आपको थिन लेंस ना पढ़ाया हो, लेकिन स्फेरिकल सरफेस किस तरह से रिफ्रैक्शन करती है वो तो मैंने आपको सिखा रखा है। आप तो सिर्फ और सिर्फ वही करो, आपका बड़े आराम से काम बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले रेज आ रही है यू, कहाँ से आ रही है? n1 से। कहाँ जा रही है? n2 पे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है n2 बाई वी माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n1 किसे बोलते हैं? जहां से रे आ रही है। n2 किसे बोलते हैं? जहां रे जा रही। लगाओ जरा फॉर्मूला। इस सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाई है? देखते हैं। n2 जहां रे आ रही है, इमेज मान लेते हैं v डैश पे बन रही है, माइनस n1 जहां से रे आ रही है, ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है मैं उसके बार के लिए u लिख रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, मैं r1 को r1 ही लिख रहा हूं, प्लस माइनस इसके अंदर छुपा हुआ है ना, बाद में लगा देंगे। इसके अंदर प्लस माइनस अपने आप छुपा, मैंने तो सिर्फ r1 लिख दिया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब इस पहली सरफेस ने, ये बेटा किसने किया? पहली सरफेस ने जहां पर इमेज बनाई बेटा, वो दूसरी सरफेस के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। देखना कैसे, मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन हुआ ऐसे, और रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज आ गई ऐसे। ये है रिफ्रैक्टेड रे, एक रे बेटा यूं गई, ये रे सीधी निकल गई।
ये रिफ्रेक्टेड रे और ये रिफ्रेक्टेड दोनों को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, तो यहां कहीं से आती हुई दिखाई दी। ये जो I1 है ये सरफेस 1 के लिए तो ऑब्जेक्ट है, इस पर तो तुम एग्री कर रहे हो कि सर दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रेक्टेड रे, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 1। लेकिन इस सरफेस 2 को देखो, सरफेस 2 पर ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन होता है? ऑब्जेक्ट। सॉरी बेटा, मैंने उल्टा बोल दिया। ये आपका सरफेस 1, सरफेस 1 की ये रिफ्रेक्टेड रे, ये रिफ्रेक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। सो I1 इज ऑफ कोर्स इमेज फॉर सरफेस 1। ऑब्वियस बात है बेटा, मैंने गलत बोल दिया। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो मतलब इसका मतलब ये जो I1 है ये ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। ये सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करूं? फिर से रिफ्रैक्शन होगा। इस बार रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है? N2 से N3। रे कहां से जा रही है? N2 से N3 जा रही है। फॉर्मूला लगाओ, जहां रे जा रही है, जहां रे जा रही बेटा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 है। कहां इमेज बनेगी? V पे, लेट्स से V माइनस जहां से रे आ रही है, कहां से रे आ रही है? N2 से। सर ऑब्जेक्ट कहां पर है? बेटा ऑब्जेक्ट ये रहा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये रहा। सर ये कोऑर्डिनेट अगर V है तो यहां से क्या होगा? बेटा इस T को और जोड़ दो। आप बोलो सर T को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम सारी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं थिन लेंस की। तो अगर यहां से कोऑर्डिनेट अगर V है तो यहां से भी मोर और लेस कोऑर्डिनेट तो V ही रहेगा। सॉरी बेटा V नहीं, V डैश। तो पहली वाली सरफेस के लिए अगर ये वाला कोऑर्डिनेट अगर V डैश है तो ये वाला कोऑर्डिनेट यहां से कितना होगा? V डैश। पहली वाली सरफेस के लिए जो इमेज थी वो दूसरी वाली सरफेस के लिए क्या हो गई है? ऑब्जेक्ट। एंड दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। सर बोल तो आप N2 माइनस N1 रहे हो, लिखा आप N3 माइनस N2 रहे हो। बेटा N2 माइनस N1 तो फॉर्मूला बोलने की स्टाइल है। बाकी N2 का अर्थ है कहां रे जा रही है, N1 का अर्थ है कहां से रे आ रही है। कहां से आ रही है? N2 से। कहां जा रही है? N3। ये जो R2 है इसमें साइन अपने आप होगा, हम बाद में लगा देंगे। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ फाइनल इमेज के अंदर। ये बीच में जो इमेज बनी है इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये दोनों रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल इमेज कहां बनी है, बाद में फाइनल इमेज कहां बनी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते ही मेरे पास फॉर्मूला आ गया N3/V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2। R1 R2 को साइन के साथ लिखना। साइन बेटा किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना, मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। जिस तरफ रे जा रही है उस तरफ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आए तो प्लस लिखना है, जिस तरफ रे जा रही है उसके अपोजिट में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आए तो नेगेटिव लिखना है। तो जब भी लिखो तो R1 R2 को विथ साइन लिखे। इस पूरी डेरिवेशन से मेरा कोई समझदार बच्चा होगा ना, वो ये भी समझ गया होगा कि अगर ये लेंस थिक होता, मोटा होता, तो सर इसके अंदर ये टी डिस्टेंस और जोड़ देते। सवाल छोड़ दे थोड़ी, तब भी कर लेते, तब ये टी डिस्टेंस और जोड़ देते। अब तो बेटा इस सरफेस के लिए अगर ये V डैश है तो इस सरफेस के लिए मोर और लेस ये V डैश है। तो पहली वाले सरफेस से जो इमेज थी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट ना लिखते तब भी हमारा काम तो चल ही जाता, तब भी हमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आती। अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला किसी भी जेईई मेन के सवाल के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये IIT एडवांस्ड के लिए ही फॉर्मूला है। जेईई मेन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा बता दूंगा आपको, वो इसका एक स्पेशल केस आएगा, हम देख लेंगे। इस पर एक छोटा सवाल करें, अगर ये फॉर्मूला ना भी याद हो हम सवाल तो तब भी कर लेंगे, क्योंकि हम तो वैसे भी सारी चीज़ें बेसिक से कर रहे हैं। लेकिन हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हल्का सा हमें थोड़ी सहूलियत तो रहेगी। चलिए बच्चों, कहानी ऐसी है, ये मेरे पास एक थिन लेंस मान लो, इसका यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 4/3, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और यहां एयर है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। यहां कहीं मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट पड़ी है, ये डिस्टेंस मेरे पास है 20 सेंटीमीटर।
ये R1 है 20 सेंटीमीटर, ये R2 है, ये भी 20 सेंटीमीटर। सवाल है फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ये तो बेटा लेंस का टफर सवाल हो गया। लेंस तुम आसान आसान पढ़ेंगे, आगे मैंने सवाल ही स्टार्ट टफ से किया है। जब लेंस के इधर मीडियम कुछ और है और इधर मीडियम कुछ और है, लेकिन तुम कहोगे सर मुझे क्या दिक्कत है, आपने तो मुझे हर चीज़ बेसिक से बताई है। आपने तो मुझे ये बताया है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार 4/3 से 3/2 और एक बार 3/2 से 1, और ये रिफ्रैक्शन फ्लैट सरफेस से नहीं है, कर्व्ड सरफेस से। सर कर्व्ड सरफेस के मुझे फॉर्मूले वगैरह बढ़िया तरीके से आते हैं, मैं सर कर लूँगा। तो कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो इस सारे के सारे सवाल को बेसिक से करना पसंद करूँगा, कर बेटा। ये वाले सरफेस 1, ये वाले सरफेस 2। सरफेस 1 कहाँ इमेज बनाएगी अभी देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी यूं, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। फॉर्मूला क्या बेटा, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, n2 जहां रेज जा रही है कहां 3/2, n2 बाई v माइनस, बेटा मैंने v डैश लिख दिया, माइनस n1 u। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट बेटा माइनस में 20, that is equals to n2 minus n1 3/2 minus 4/3 अपॉन r। बड़ा रेडियस ऑफ करो तो 20 है, सेंटर आएगा इस तरफ तो प्लस है, तो 20 लिख दो। चलो बड़ा देखो क्या आया, मेरे पास आया 3/2 टाइम्स v डैश माइनस माइनस बड़ा क्या हो गया प्लस 4/60 is equals to 9 minus 8 1/120। दिस इज माई इक्वेशन। ये v डैश आ गई है। पहली वाली सरफेस ने इमेज कहाँ बनाई है वो आगे, निकालना चाहो निकाल लो बेटा, लेकिन ये थोड़ी निकालनी है, दोनों रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बने मुझे तो वो निकालनी है। इस सरफेस के लिए जो इमेज का कोऑर्डिनेट होगा वो सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट होगी, हम जानते हैं, और ये वाले थिकनेस बड़ा टेंडिंग टुवर्ड 0 है, इसलिए हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरफेस 2 क्या करेगा, रेज आ रही है यूं, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड माइनस, n2 जहां रेज आ रही है बाई v, फाइनल इमेज कहां बन रही है, माइनस n1 जहां से रे आ रही है, u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट वही है जहां पहले वाले सरफेस के लिए इमेज थी, बड़ा वो क्या है v डैश, एंड दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। बेटा व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बच्चे 1 से रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 20 नहीं बेटा, रेज आ रही है इस तरफ, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, ये r2 नेगेटिव। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 20। मुझे इस v डैश में मतलब पहले वाले सरफेस ने इमेज कहाँ बनी उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे बेटा ये टर्म तो गायब, और मेरे पास जाएगा इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1/v माइनस, नहीं बेटा ऐड किया तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो गायब, 1/v प्लस 4/60 इज इक्वल्स टू 1/120 प्लस 1/40। मेरे पास आ गया 1/v इज 120 का थोड़ा मैं नीचे ले आया, ये लो बेटा v की वैल्यू आ गई -30। मतलब सारे के सारे रिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन होने के बाद इमेज बेटा बनेगी -30 पे, बेटा ये वाले साइड प्लस है ये वाले साइड माइनस है, फाइनल इमेज बनेगी यहां कहीं, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 30, माइनस इस तरफ है प्लस इस तरफ। बढ़िया काम हो गया। कोई बच्चा कहते कि सर आपने बहुत बढ़िया किया, अच्छी बात है, सर मैं नहीं करना चाहता। जब आपने फॉर्मूला लिख ही दिया तो सर मैं तो फॉर्मूला लगाने के मूड में हूं,
मैं तो सर फॉर्मूला लगाऊंगा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है 20, ये r1 है 20, ये r2 भी है 20, n1 मेरा था कितना था बेटा 4/3, ये है 4/3, ये है 3/2, और जहां पर आपका ऑब्जर्वर है वहां पर है 1। और सर आपने तो सीधा मुझे फॉर्मूला सिखा रखा है, आपने जो सीधा फॉर्मूला सिखा रखा है कि इस तरफ और इस तरफ मीडियम अलग हो तो मेरे पास आएगा n3/v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। r1 r2 को साइन के साथ लिखना है। सर आपने सारे डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला मुझे लिखा है, मैं तो सर ये लगाऊंगा, लगाओ बेटा, आंसर आएगा n3 लास्ट वाला मीडियम, n1 सबसे पहले वाला मीडियम, ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है इस तरफ, ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट प्लस 20 नहीं बेटा माइनस 20, n2 माइनस n1 3/2 माइनस 4/3, 3/2 माइनस 4/3 अपॉन r1, r1 20 है प्लस में सेंटर इस तरफ प्लस n3 माइनस n2 1 माइनस 3/2 अपॉन r2, बेटा r2 को 20 नहीं लिखना है, r2 का सेंटर है इस तरफ नेगेटिव साइड में, तो माइनस 20 1/v माइनस माइनस बेटा कितना हो गया प्लस 1/15 3/2 माइनस 4/3 बट दैट इज 9 1/6 1/120 और हाफ 1/40। मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/120 प्लस 1/40 माइनस 1/15। बेटा मेरे ख्याल से 120 एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 3 बेटा 15 × 120 8। मेरे पास v की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है 120 अपॉन -4, दैट कम्स आउट -30। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहो, मेरी तरफ से खुली छूट है कि बेटा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी लेंस के एक तरफ मीडियम अलग हो और दूसरी तरफ मीडियम अलग हो, तब भी बेटा आप बड़े आराम से इस तरह के सवाल निपटा सकते हो। आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। फिर ना किसी प्रकार की बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, समझिए इस बात को बच्चों। लेकिन बेटा ये वाला सवाल थोड़ा अगेन एडवांस टाइप का होगा, सिर्फ है ना फॉर्मूला बेस्ड सवाल कौन सा होगा बेटा, जब मीडियम इस तरफ और मीडियम इस तरफ सेम होगा वो है ज़्यादा मेन वाले टॉपिक। ये तो मैं जब बेसिक से सारी बातें बता रहा था तो पहले ये आ गई, तो पहले मैंने ये बता दी, तो वो तो तुम इतना माइंड करोगे भी नहीं। चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, फॉर्मूला ना भी याद हो तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। आपको सर मतलब बिल्कुल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, उस बात को बेसिक से समझता हूँ सर, मुझे क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों का, मैं तो बड़े आराम से इन कामों को निपटा सकता हूँ। तो चलिए एक सवाल और, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आराम से चिल टाइप आराम से सवाल करना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का सवाल बेटा अगेन अच्छे से अच्छे बुक के अंदर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। मैंने जानबूझ के n1 n2 n3 लिखा नहीं है, ठीक है। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहानी मेरे प्यारे वाले बाल को ऐसी है, कि रे आई ऐसे पैरेलल यूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं। बताओ फाइनल इमेज कहां होगी? फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज कर देंगे,
बेसिक से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बेसिक से करूंगा तो कहूंगा कि ये रही सरफेस 1, इसके लिए ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी पे, इमेज कहां है, वो इमेज अगले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, और फिर से स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। कर देंगे दो बार। और वैसे भी उन दोनों फॉर्मूलों को जोड़कर हमने फाइनल फॉर्मूला निकाल रखा था, वो सीधा लगा सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि n3/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r1 एंड n3 माइनस n2/r2। सीधा लगा दो भाई, दो बार रिफ्रैक्शन के बाद भी फॉर्मूला मोर और लेस यही आता है, ये लगा दो। सर n1 किसको बोलूं, n2 किसको बोलूं और n3 किसको? रे आ रही है यू, तो सबसे पहले वाले को तो बोल दो n1, इसको बोल दो n2, और फाइनली जहां रे जा रही है उसको बोल दो n3, और लगा दो फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर आपका यार। n3 1/v, n1 4/3। सर u क्या लिखूं? जब इस तरह से पैरेलल रेज आती हैं, ये रेज कहां मीट करेंगी? माइनस इन्फिनिटी पे, ये हम जानते हैं। वैसे माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1। अच्छा 3/2 माइनस 4/3 अपॉन r1। रेज आ रही है इस तरफ, ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। r1 पहले ये वाले सरफेस बेटा r1, साइड है बेटा कौन सी? ये वाली, प्लस प्लस प्लस। जिस पर रे पहले गिरी है उसको r1 बोलूंगा, जिस पर रे बाद में गिरी है उसको r2 बोलूंगा। ठीक है, तो रेज आई है r1 बेटा किसमें? प्लस 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 का 20 प्लस n3 माइनस n2 दैट इज 1 माइनस 3/2। बेटा व्हाट इज r2? r2 बेटा नेगेटिव में कितना? माइनस 30। बेटा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, ये तो निपट गया। मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस 3/2 इज 9 माइनस 8 बेटा दैट इज 1/6 1/120। ठीक है, ये कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 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 कितना आ गया बेटा? हाफ 1/60 आ गया वो, हाँ 1/60 आ गया। सॉल्व करते बेटा 120 तो एलसीएम आ ही गया है, 1 + 2 बेटा v की वैल्यू आ गई है 120/3 बेटा दैट कम्स आउट बी 40। इसका मतलब जितने भी रिफ्रैक्शन होने हैं उन सब के बाद जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहाँ कहीं बन रही है, और v की वैल्यू कितनी आ रही है? 40 सेंटीमीटर प्लस का 40, मतलब फाइनल रे बेटा यहां मीट कर रही है। दोनों रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल रे यहां मीट कर रही है। जब पैरेलल रेज जहां पर रिफ्रैक्ट होने के बाद मीट करेंगे, इस लेंथ को हम एक नाम भी देंगे। प्यारे वाले बच्चों, क्या नाम देंगे हम इसको? आगे जाके फोकल लेंथ। क्या नाम देंगे? फोकल लेंथ। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर इधर से रेज आ रही है तो आंसर ये है, अगर रेज इधर से आएंगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे? मैं करके दिखा देता हूं। चलो उस हम एक अलग सवाल मान लेते हैं, आराम से करना, इसी बहाने हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये लेंस, ये लेंस, ये बड़ा रेडियस 20 सेंटीमीटर था, ये रेडियस बड़ा मेरे पास 30 सेंटीमीटर था, और यहाँ पर एयर थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ पर बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब जो रेज हैं वो मेरे प्यारे वाले बच्चों इधर से आ रही हैं। ओह सॉरी, these are parallel rays। ये पैरेलल रेज है। अब पहले तो ना n1 n2 n3 इसको बोलो। अच्छा सवाल बड़ा वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज निकालते हैं। पहले तो n1 n2 n3 किसे बोलोगे? रेंज इधर आ रही है, सबसे पहले वाले को तो n1, बीच वाले को n2, जहां पर फाइनल रेंज आ रही है उसको n3। बेटा ये r1 r2 भी चेंज हो गया है। रे पहले टकरा रही है इस बार इसको, तो इसको r1 बोलो बेटा, बाद में रे टकराएगी इससे, इसको r2 बोलो। और एक तरफ मीडियम अलग, दूसरी तरफ मीडियम अलग। फॉर्मूला जानता हूं, जानते हैं ना बेटा, भूले तो नहीं ना? क्या था फॉर्मूला? मैं जरूर भूल गया। क्या था? n3/v, जोर से बोलो, माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r2।
R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2। N3 जहां रेज जा रही है फाइनली 4/3V। अच्छा बेटा, रेज यूं जा रही है तो ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस। जिस तरफ रेज आती है वो साइड प्लस, जहां से आ रही बेटा वो माइनस। N1 सबसे पहले वाला मीडियम अपॉन यू। बेटा रेज आ रही है यूं, कहां से आएंगी? इन्फिनिटी से। वैसे बेटा माइनस इन्फिनिटी लिखना चाहिए, लिख देता हूं। प्लस लिखो माइनस लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1। अच्छा 3/2 माइनस 1 अपॉन R1। पहले वाली बेटा ये सरफेस से स्ट्राइक की तो उसको R1 बोल दो। R1 का सेंटर है इस तरफ, तो प्लस 30 प्लस N3 माइनस N2 कितना हो गया? 4/3 माइनस 3/2 अपॉन R2। R2 इस तरफ, R2 इस तरफ, प्लस 20 माइनस 20 ऑफ कोर्स माइनस 20। बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया। मेरे पास आ गया 4/3V इज इक्वल्स टू बेटा 3/2 माइनस 1 आ गया हाफ 1/60। हाँ बेटा 8 माइनस 9 माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया वो शायद, कैलकुलेशन चेक करना बेटा मेरे ख्याल से। कितना हो गया? 8 माइनस 9 बेटा माइनस 1/6 माइनस माइनस बेटा कैंसिल, प्लस आ गया होगा। मेरे पास आ गया 4/3V इज इक्वल्स टू 120, ये आ गया 3। बड़ा V की वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 160/3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना। इसका मतलब ये दोनों जो रिफ्रैक्शंस वगैरह हैं, इन दोनों रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल रे बेटा यहां जाकर मीट करेंगी। फाइनल इमेज बेटा यहां कहीं बनेगी प्लस में। रेज आ रही है इस तरफ तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। प्लस में 160/3 सेंटीमीटर। और इस डिस्टेंस को हम एक नाम और दे सकते हैं। पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट की लेंथ से कितनी दूरी है बेटा, उस पॉइंट को हम, उस लेंथ को हम एक नाम दे सकते हैं। क्या? फोकल लेंथ। आपने चीज नोटिस की, इस तरफ मीडियम और इस तरफ मीडियम अलग है, इस कारण से दोनों केस में फोकल लेंथ सेम नहीं आई है। हाँ, यही लेंस जब दोनों तरफ मीडियम सेम होंगे ऐसे हो, तब बेटा किसी भी तरह से रेज दो, आपकी फोकल लेंथ सेम ही आएगी। वही तो हमें पढ़ना है। ये तो ठीक है बेटा, मैंने जानबूझ के इसलिए बता दिया क्योंकि सारी की सारी जो थ्योरी थी वो यहीं से डेवलप हो रही थी, तो मैंने सारी बातें यहीं पर डिस्कस कर ली। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा टफर साइड का मामला हो गया, लेकिन एडवांस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में तो बेटा इस तरफ मीडियम और इस तरफ मीडियम सेम होगा, वो हम देख ही लेंगे। आई होप समझ गए होंगे। और आपका सारा का सारा काम तो बेटा दोनों तरफ मीडियम अगर अलग अलग है तो इस फॉर्मूले से सारा का सारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। याद रख लो और मचा देना। और फॉर्मूले के पीछे लॉजिक तुम समझिएगा कहाँ से आया। ठीक है, ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे थे कि एग्जैक्टली लेंस जो है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस का एक तरह से एप्लीकेशन ही है। तो चलिए अब धीरे धीरे करके हम लेंस की थ्योरी डेवलप करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ लेंसेज। सबसे पहले टाइप का जो है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। जो भी कॉन्वेक्स लेंस होगा वो बीच से मोटा होगा, मतलब रिलेटिवली बीच से मोटा होगा। आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज थिक एट मिड। ये कॉन्वेक्स लेंस भी बेटा तीन तरह के हो सकते हैं, देखिएगा। ये वाले साइड भी कॉन्वेक्स हो और ये वाले साइड भी कॉन्वेक्स हो। देख सकते हो इस बात को कि आप इस बात को देख सकते हो कि ये बीच से रिलेटिवली मोटा है एज कंपेयर टू एंड्स। एंड्स से ये थिन है और यहां से रिलेटिवली थिक है। बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं है, बहुत ज्यादा अगर मोटा हो गया बेटा फिर तुम इसको थिन लेंस बोल नहीं सकते, लेकिन यहां के मुकाबले यहां पर मोटा है। ठीक, यहां पर थिन है, यहां पर थिक है। ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। दोनों साइड कॉन्वेक्स हैं, दोनों साइड कॉन्वेक्स हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो दोनों तरफ अगर कॉन्वेक्स है तो हम इसे बाई कॉन्वेक्स भी कहेंगे।
बाई मतलब टू, इट इज बाई कॉन्वेक्स लेंस। बेटा कई जगह डुअल कन्वेक्स लेंस भी लिखा रहता है। अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 हुआ, अगर दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हुए तो हम इसे इक्वी कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। तब उस केस में हम इसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। मान लो ऐसा हुआ कि एक सरफेस तो हुई फ्लैट और एक सरफेस आपकी हुई कॉन्वेक्स, इस तरह के लेंस को हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। जो फ्लैट सरफेस है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि एक साइड प्लेन है और एक साइड आपकी कॉन्वेक्स है। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा लेंस जो हो वो इस तरह से हो, ऐसे ऐसे। ये वाला जो साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं कॉनकेव साइड, और ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। ये वाली साइड आपकी कॉन्वेक्स। जैसे इसमें दोनों साइड कॉन्वेक्स थी, इसमें एक कॉन्वेक्स थी एक फ्लैट थी, इसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल लेंस इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड से मिलकर बना है, ये ध्यान से देखो कि जो एंड्स है वहां से तो थिन है और जो बीच है वहां से ये थिक है रिलेटिवली। तो ऐसे केस में ये तय है कि ये कुल मिलाकर जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, इसलिए हम इसका नाम निकालते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। दोनों नाम आ गए, एक साइड कॉनकेव है एक साइड कॉन्वेक्स है, इसलिए इसका नाम आ गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बाद में हम वो वाला नाम लिखेंगे जो एक्चुअली इस लेंस का नेचर होगा, जो भी इस लेंस का नेचर होगा वो बाद में लिखेंगे। अगर ये दोनों साइड मिलकर एक कॉनकेव लेंस बनाती तो हम कॉनकेव बाद में लिखते और कॉन्वेक्स पहले लिखते। हम लिख लेंगे थोड़ी देर में। आई होप यू गेट द पॉइंट, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया। तो कॉन्वेक्स लेंस तीन तरह के होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड ऑफ कोर्स कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरह से दूसरे टाइप ऑफ लेंस है उसको हम बोलेंगे बेटा कॉनकेव लेंस, दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है इट इज थिन एट मिड, बीच से तो पतला होगा एंड थिक एट एंड्स। जो कोने बेटा वहां से थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा थिक होगा, उसे हम कॉनकेव लेंस कहेंगे। अगेन बेटा तीन तरह के कॉनकेव लेंस होंगे, देखिएगा ये वाले साइड भी कॉनकेव हो, ये वाले साइड भी कॉनकेव हो, ऐसे दोनों साइड कॉनकेव हो, इसे हम बाई कॉनकेव लेंस कहेंगे। मान लो कि ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, बीच में बेटा आपका ऑफकोर्स कोई ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ही। ठीक, इसे हम क्या नाम निकालते बच्चों, बाई कॉनकेव लेंस। और बाई क्यों लिखा बेटा, बाई स्टैंड्स फॉर टू, डुअल कॉनकेव लेंस भी इसको आप कह सकते हो। अगर मान लीजिए कि R1 R2 की वैल्यू बराबर हुई है तो उस केस में हम इसका नाम निकाल देंगे इक्वी कॉनकेव लेंस, क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है इसलिए इक्वी कॉनकेव लेंस। अगर मान लीजिए कि एक सरफेस फ्लैट हुई और दूसरी सरफेस ऐसे कॉनकेव हुई, बीच में ऑफ कोर्स आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो जो फ्लैट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हम इन्फिनिटी लेते हैं। इसको हम बड़े आराम से नाम दे सकते हैं कि दैट इज प्लेनो कॉनकेव लेंस, क्योंकि एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉनकेव है। आपने नोटिस किया इस बात को कि ये जो लेंस है कॉन्वेक्स का जस्ट उल्टा है, यहां पर बीच से थिकनेस कम है, यहां पर ये थिन है, और जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, जो बड़ा दूर वाले एंड है वो थोड़े से मोटे हैं, वो थिक है। हमारे कॉन्वेक्स में एग्जैक्टली इसका उल्टा था। चेक करना बेटा, बीच से पतला है, बीच से पतला। कॉनकेव लेंस में एक लेंस और आ सकता है, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे इट विल लुक लाइक दिस, बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ये वाले साइड जो है ये आपके पास कॉनकेव साइड है, सॉरी ये जो साइड है
बड़ा ये आपके पास कॉन्वेक्स साइड है और ये आपके पास कॉनकेव साइड है। तो इसमें कॉन्वेक्स साइड भी है, कॉनकेव साइड भी है, लेकिन हमने इस बात को नोटिस कर लिया कि ये बीच से पतला है, और अगर बीच से पतला है तो अल्टीमेटली किसके तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा या कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो आप कहोगे सर नोमेनक्लेचर में पक्की बात है कि हम इसे कॉनकेव लेंस ही कहेंगे, तो इसे हम नाम इस तरह से देंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। जिसमें ये कॉनकेव बाद में लिखा है, यही हमारे इस लेंस का नेचर है। जो बाद में लिखा है वो उसका नेचर है। तो आई होप यू गेट द डिफरेंस कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई ऐसे बहुत भारी बात तो नहीं थी ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब हम है ना हमारे जो लेंस का जो फॉर्मूला है उस पर आते हैं। सर आपने एक फॉर्मूला गंदा सा लिखाया था, सर उसका क्या? बेटा वो तो सवाल उसके लिए था जब एक तरफ मीडियम अलग हो और एक तरफ मीडियम अलग हो। हम तो लेंस को एक स्पेसिफिक मीडियम में रखेंगे अक्सर सवालों में। लेंस या तो एयर में पड़ा होगा, वाटर में पड़ा होगा, उस केस में इमेज कहाँ बनती है वो हमें पता करनी है। वो इमेज कितनी बड़ी बनती है, कितनी तेज भागती है, क्या मैग्निफिकेशंस वगैरह होते हैं, सारी बातें बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने मिरर में की थी। एंड दे आर एक्सट्रीमली ईजी और रिपीटेटिव भी है। एग्जैक्टली वही बातें हमने मिरर में पढ़ी, मोर और लेस वही बातें हम एक बार के लिए लेंस में भी पढ़ेंगे। बट ठीक है, हल्की फुल्की बोरियत होती है, बट है ना प्रैक्टिस भी इसी बहाने तुम लोग कर ही लोगे। तो चलिए हम अब थ्योरी डेवलप करते हैं। लेंस इज प्लेस्ड इन ए होमोजीनियस मीडियम। व्हेन आई से होमोजीनियस मीडियम मतलब लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ मीडियम एक जैसा है। दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हुए तब भी हमें एग्जैक्टली आता है कि कैसे कैसे इसको निपटाना है। ठीक है, तो चलो हेडिंग लिखेंगे मेरे बच्चे। लेंस इन ए homogeneous medium, लेंस इन ए homogeneous medium। सुनना बेटा, मेरे पास इस तरह का एक लेंस है। मैंने एक बार बेटा एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, साइन हम बाद में लगा लेंगे। बीच में ऑफ कोर्स बेटा ऐसा मीडियम है जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है, होमोजीनियस है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL ले रखा है, वेयर L स्टैंड्स फॉर लेंस। सराउंडिंग इस तरफ और इस तरफ सेम है। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा मैंने एक बार के लिए NS ले रखा है। मैं इधर वाली सरफेस को सरफेस 1 कह रहा हूं, इधर वाली सरफेस को सरफेस 2 कह रहा हूं। यहां कहीं मेरे प्यारे बच्चे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज कहां बनेगी अभी पता करते हैं। मान लीजिए कि एक बार कहे कि हमें लेंस की थ्योरी नहीं आती, कोई बात नहीं, लेंस की थ्योरी नहीं आती कोई बात नहीं, हमें कम से कम कर्व्ड सरफेस इमेज कहां बनाती है उसकी थ्योरी तो हमें आती है। उसकी थ्योरी हमें एक फॉर्मूला सिखाती है बेटा। क्या फॉर्मूला सिखाती है? N2/V minus N1 upon U and that is equals to N2 minus N1 upon R। N2 जहां पर रे जा रही है, N1 जहां से रे आ रही है। पहले सरफेस 1 से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको देख लेते हैं। सरफेस 1 से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे कहां से आ रही है? NS से। कहां जा रही है? NL पे। तो जहां जा रही है बेटा उसको हम N2 लिखते हैं, तो NL अपॉन बेटा इमेज कहां पर है? मान लेते हैं V डैश पे है। माइनस कहां से रे आ रही है? NS से आ रही है। इमेज है कहां पे? मान लेते हैं बेटा इमेज का कोऑर्डिनेट है U एंड दैट इज N2 माइनस N1। N2 मतलब जहां रे जा रही है, N1 मतलब जहां से रे आ रही है, दैट इज NL माइनस NS अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। R1 R2 लिखते वक्त मैं प्लस माइनस का ध्यान नहीं दे रहा, बाद में लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर पहली वाली सरफेस ने इमेज कहां बनाई? मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो इन दोनों सरफेस के रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी मुझे तो उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा ऐसा है, पहली सरफेस ने जो भी इमेज बनाई होगी वो सरफेस 2 के लिए कैसे एक्ट करेगी? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब अगली बार रिफ्रैक्शन होगा तो कहां से कहां हो रहा है? बच्चे बोलेंगे सर रे जा रही है NL से NS। कहां जा रही है? NS। कहां जा रही है? NS। जहां जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज कहां बनेगी? माइनस कहां से रे आ रही है? रे आ रही है NL से। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? V डैश। आई रियली होप V डैश तुम समझ गए होंगे। पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए जहां पर इमेज थी वो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए वही तो आपकी ऑब्जेक्ट है।
और थिकनेस इतनी कम है कि यहां से डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस एक ही बात है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स n2 माइनस n1, दैट इज ns माइनस nl अपॉन r2। बच्चे बोलेंगे सर मुझे ना इस v डैश में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पड़ी थी उसमें इंटरेस्ट है, और दोनों रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनती है उसमें इंटरेस्ट है। तो मैं कहूंगा कि उसके लिए आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। जैसे आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, बड़ा मेरे पास बड़े आराम से अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, ns अपॉन v माइनस ns अपॉन u, एंड दैट इज इक्वल्स टू nl माइनस ns इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और मेरे पास और अच्छा फॉर्मूला आ गया, दैट इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये ले बेटा, कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज द लेंस मेकर फॉर्मूला, कि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है, इन दोनों को रिलेट करता हुआ जो फॉर्मूला है, दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। आई होप इट्स ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी बात बेसिक से समझ में आ गई होगी। कभी भी कोई आपसे टफ सी चीज़ पूछने की कोशिश करेगा तब भी बेटा तुम सारा काम कर सकते हो। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आपने इस तरफ मीडियम और इस तरफ मीडियम अलग अलग था ना, उससे जो फॉर्मूला निकाला था उससे भी निकाल सकते थे। सिर्फ और सिर्फ आपको n1 और n3 को तो ns लिखना था, और जो n2 था उसकी जगह आपको nl लिखना था, तब भी आपका आंसर आ जाता। बड़ा बिल्कुल आ जाता। मैं तो रिपीटेशन करना चाह रहा था कि बार बार करूंगा तो एटलीस्ट आपको कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब सुनना और सुनना बेटा, ये वाली जो टर्म है ना, कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जो टर्म है इसको हम 1 अपॉन f लिखेंगे, वेयर f इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ लेंस, या फिर बेटा इसको हम p भी लिख सकते हैं। p मतलब बेटा पावर। 1 अपॉन f लिख दो या बेटा p लिख दो, एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मिरर की तरह मिरर के अंदर फोकल लेंथ निकालना कितना आसान था, जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, और वो भी कॉनकेव के लिए हम नेगेटिव याद कर लिए थे और कॉन्वेक्स के लिए हम पॉजिटिव याद कर लिए थे। कितना आसान था। यहां पर जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अरेंजमेंट है उसकी शेप साइज ज्योमेट्री पर तो डिपेंड कर ही रही है, उसके साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड कर रही है कि जो आपका रिफ्रैक्टिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और साथ ही साथ सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। हर बात पर डिपेंड कर रही है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे जो फोकल लेंथ है या फिर पावर ऑफ लेंस है, बड़ा ये पावर कौन सा, पावर ऑफ लेंस है। हाँ, ये किस किस पर डिपेंड कर रही है, इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ लेंस as well as medium of lens as well as सराउंडिंग मीडियम, दोनों पर ही डिपेंड कर रही है। मैं अलग अलग निकाल के भी दिखाऊंगा, तुम चिंता मत करना इस बात की, हम उसको निकाल के बड़े आराम से देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बट ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर या सेंटीमीटर में होंगे, तो फोकल लेंथ की बेटा यूनिट क्या होगी, मीटर या सेंटीमीटर। पावर की यूनिट आएगी 1 अपॉन मीटर या फिर 1 अपॉन सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूं बेटा फोकल लेंथ की यूनिट जो आएगी, SI यूनिट तो बेटा ऑफ कोर्स मीटर ही है, लेकिन अक्सर सवालों के अंदर सेंटीमीटर ज़्यादा यूज कर रखी होती है। जो आपका पावर है दैट इज बेटा ऑफ कोर्स 1 अपॉन f, तो उसकी यूनिट जो होगी बेटा वो अक्सर सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होगी। हम अक्सर मीटर इनवर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। मीटर इनवर्स या फिर 1 अपॉन मीटर, इसको हम एक शब्द और देंगे बेटा, दैट इज डायप्टर। ये ज़्यादा यूज्ड वर्ड है डायप्टर। डायप्टर को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पावर जब भी आए तो बेटा हम इस तरह से निकाल सकते हैं 1 अपॉन f, बट f शुड बी इन मीटर जब आप पावर निकाल रहे हो तो।
कुल मिलाकर मैं अगले पेज पे आऊँ। कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू, जो कुछ था मैंने उसको बड़ा 1/f लिख दिया। सर ये फॉर्मूला तो काफ़ी हद तक मिरर के फॉर्मूले जैसा सही है, बड़ा बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, इसके अलावा कहानी मोर और लेस वैसी की वैसी है। हाँ, वहाँ पर फोकल लेंथ निकालना आसान था, यहाँ पर हल्का सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, हम सीख भी जाएंगे। और अक्सर सवालों में आपको फोकल लेंथ दे रखी होगी, इसलिए आपको वैसे भी चिंता नहीं है। मोस्टली बच्चे, प्यारे बच्चों, मोस्टली बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रख के इसी पर प्रैक्टिस करके सारा का सारा काम चला लेते हैं। मुझे एक फॉर्मूला और पसंद है, मुझे इसको इधर ले जाऊंगा और मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। मैंने एलसीएम लिया uf को, इट हैज बिकम ऑफ कोर्स f प्लस u। मेरे को बड़ा ये वाला फॉर्मूला भी पसंद है, v इज इक्वल्स टू fu अपॉन f प्लस u। मुझे ये वाला फॉर्मूला भी पसंद है, चाहे बड़ा ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो, चाहे नीचे वाला फॉर्मूला याद कर लो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा बड़ा वैसे आपकी मर्जी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ। मिरर में भी फॉर्मूला ऐसे था, एफ यू अपॉन बड़ा क्या यू माइनस एफ, ऐसा बड़ा मिरर के अंदर भी फॉर्मूला था। दोनों में से कोई सा भी एक याद कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फोकल लेंथ जो है उसका फॉर्मूला हमने अलग से याद कर रखा है। फोकल लेंथ या फिर पावर ऑफ लेंस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हमने जब ये फॉर्मूला बनाया था उस टाइम हमने r1 r2 को साइन के साथ नहीं लिखेंगे। अब जब भी हमें फोकल लेंथ निकालनी होगी तो हम r1 r2 को विथ साइन यूज करेंगे। ठीक, r1 r2 में प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इन लोगों को मुझे विथ साइन लिखना पड़ेगा। और साइन कन्वेंशन तो मोर और लेस जानते ही हो, जिस तरफ रे जा रही है, जिस तरफ रे जा रही है वो प्लस, जिधर से रे आ रही है बेटा वो माइनस। हम अभी भी धीरे धीरे इनको सीख ही लेंगे। अक्सर सवालों के अंदर बता नहीं रखा होता कि लेंस कहाँ पड़ा है, ऐसा अक्सर होता है बेटा। ठीक है, जेईई मेन के सवाल के अंदर भी होता है, बड़ा आईआईटी एडवांस के सवाल के अंदर भी ऐसा हो सकता है, एचसीवी के अंदर अपने शीट के अंदर कई जगह नहीं लिखा होता कि लेंस कहाँ पड़ा है। अगर कभी सवाल के अंदर ना लिखा हो कि लेंस कहाँ पड़ा है तो मैं मान के चलेंगे कि लेंस जो है वो एयर के अंदर पड़ा है। It means that until and unless stated, we will always consider the lens to be placed in air. तो आप एक छोटी सी बात और लिख लो बेटा, until and unless stated, lens is assumed to be placed in एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के अंदर पड़ा हुआ हम इसको मानेंगे। ठीक है, कोई ऐसे बहुत बड़ी टास्क नहीं है, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं।